डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवेश पांडे। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवेश पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अर्थात उपसंयोजन यौगिक के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम आपको इसमें बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पाठ्यक्रम की रूपरेखा, क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शंस और इसके साथ आणविक या योगात्मक यौगिक, तीक्ष्ण लवण तो सहयोगी में अंतर, ये पूरी लिस्ट है। आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख लीजिए। हम इनको 1 बाय 1 करके आपको जो है तो सारी जानकारियाँ जो हैं यहाँ पे हम सब चीज़ें यहाँ पे देंगे। एक हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको जितनी सारी चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित हम सारी चीज़ें आपको इसमें एक एक करके बताएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे आपको बता दें 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं योगात्मक यौगिक और दूसरे आपके होते हैं जिसको हम उसी रूप में डिवाइड करते हैं डबल साल्ट, द्विक लवण, और दूसरे आपके होते हैं संकुल यौगिक। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं जो डबल साल्ट होते हैं, द्विक लवण होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है हम यहाँ पे आपको एग्जांपल सहित बताएंगे। जैसे इसमें देखिए द्विक साल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें एक साल्ट आपके पास KCl हो गया और दूसरा साल्ट आपके पास MgCl2। अब इन दोनों को अगर आप हाइड्रेटेड करते हैं, मतलब जल के साथ वेपराइज करते हैं, तो एक नया कंपाउंड बनता है। तो उस 2 कंपाउंड को मिलाने से जब हम एक नए क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम जो है तो योगात्मक यौगिक अर्थात एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें देखिए इस फार्मूले में KCl और MgCl 2 साल्ट हैं। 2 साल्ट को क्रिस्टलाइज किया गया है। इस क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल को इन्फॉर्म करता है, इसलिए आपका जो है तो ये आपका डबल साल्ट हो गया। चलिए पोटासियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास पहला साल्ट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और दूसरा साल्ट हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों को हम वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करेंगे तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थाइज इंटू 24:2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटासियम बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास है FeSO4 प्लस ये अमोनियम सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को क्रिस्टलाइज किया गया है, तो इससे एक नया कंपाउंड हमारे पास बनता है जिसको हम यहाँ पे मोहर साल्ट, ये मोहक लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है, मोहर साल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। वैसे इसका नाम फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, क्रिस्टली आप कह सकते हो, क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट होते हैं। अब ये देखा गया कि जो हमारे पास रेडिएटिव कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते द्विक लवण या जालक यौगिक और दूसरे होते हैं संकुल यौगिक। अब देखिए इसकी जो हमारे पास डबल साल्ट होते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। डबल साल्ट होते हैं जब इनको जल में विलय किया जाता है तो जितने सारे आयन से मिलके बने होते हैं सभी आयनों में कन्वर्ट हो, जैसे यहाँ पे Fe2+, SO4 2- और NH4+ प्लस H2 सभी पार्ट इसके अलग हो जाते हैं। तो ये आपका जो है तो डबल साल्ट है, ये आपका डबल साल्ट हो जाएगा, यहाँ से ये डबल साल्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जैसे कार्नेलाइट है, ये KCl MgCl और वाटर मॉलिक्यूल से बना है, तो इसमें K+Cl और Mg+H2 ये सभी आयनों में सेपरेट हो गया, तो ये आपका जो है तो डबल साल्ट। तो डबल साल्ट की विशेषता होती है कि जल में विलय करने पर या विलयन बनाने पर सभी आयनों में अलग हो जाते हैं और सभी जितने आयन होते हैं जैसे K+Mg2+Cl सभी आयनों का परीक्षण भी देते हैं, तो उन्हें हम डबल साल्ट कहते हैं। चलिए बात करते हैं संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं, एडिटिव कंपाउंड होते हैं जो सभी आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं और सभी आयनों का परीक्षण भी नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, इसके में जब इसको आयनाइज किया जाता है तो इसमें पोटेशियम अलग हो जाता है और FeCN जो होता है वो अलग नहीं होता, वो एक साथ रहता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इसमें 2 ही आयन बनते हैं, पोटेशियम के और हेक्सासाइनोफेरेट के बनते हैं।
तो इसमें अब इसका जब टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो अपने सभी आयनों को परीक्षण नहीं देता है। वो किसका परीक्षण देता है? पोटेशियम का और हेक्सासाइनोफेरेट का देता है। आयरन और साइनाइड जो यहाँ पे हैं साइनों के फॉर्म में, इन दोनों का अलग अलग परीक्षण नहीं देता है। तो ऐसे जो हमारे पास एडिटिव कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जो सभी आयनों में सेपरेट नहीं होते हैं, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं यहाँ पे, जिनके विषय में यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड कुछ हमारे पास आइडेंटिटी होती है, जिसके बारे में हम आपको पहले यहाँ पे बता दें। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आप यहाँ से थोड़ा सा पास से देखिए, यहाँ से कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। ये लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड की संख्या होती है, जिसको हम उत्सर्जन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास आयनिक मंडल होते हैं, इधर और इधर भी आयनिक मंडल होते हैं। ये कैटायनिक फील्ड कहलाता है और ये एनायनिक फील्ड होता है। ये कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाता है, मतलब संकुल क्षेत्र कहलाता है। संकुल क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड की जो संख्या होती है, यहाँ पे कभी कभी इसमें चार्ज भी लिखा रहता है, तो संकुल आवेश कहलाता है। कभी कभी यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो भी होगी, इसमें से इसकी 2 होती है, तो यहाँ पे हम रोमन नंबर में 2 यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो और इस तरह से ये आपका एक पूरा संकुल का आइडेंटिफिकेशन होता है। सेंट्रल एटम हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, ये लिगेंड्स हो गए, ये आपके आयनिक मंडल में आयंस हो गए, पॉजिटिव आयन इधर हमेशा पॉजिटिव आयन रहते हैं, इधर नेगेटिव आयन रहते हैं। ये आपका आयनिक मंडल होता है, ये भी आयनिक मंडल होता है, बट ये कैटायनिक धनायन क्षेत्र होता है और ये ऋणायन क्षेत्र होता है। और इस तरह से ये हम कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रम के बारे में मतलब यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, अब इसमें उपसंयुक्त संख्या जो होती है, उपसंयुक्त संख्या का मतलब होता है जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु होते हैं, मतलब सेंट्रल एटम होते हैं। जैसे हमारे पास ये कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल एटम है, या कि यहाँ पर भी अगर हम ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आयरन सेंट्रल एटम है। तो इसके साथ कितने, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने को लेना, कितने लिगेंड यहाँ पे साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा, 6। तो उससे संख्या ऐसी जो बोला गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो 6 होती है यहाँ से। इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार से होते हैं। तो कोऑर्डिनेट, कैटायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा होता है यहाँ पे, तो कैटायनिक हो जाते हैं। ये सभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ज ये है तो कॉम्प्लेक्स चार्ज कहलाता है। तो ये आपकी धनात्मक हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमारे पास ऋणात्मक संतुलित है यहाँ पे। इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो आपकी ऋणात्मक समन्वय संख्या हो जाएगी, यानी कॉम्प्लेक्स भी इनको कह सकते हैं। न्यूट्रल केस पे देखिए कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो ये आपके उदासीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। केंद्रीय परमाणु का मतलब ये होता है कि लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जिस मेटल से जुड़े होते हैं या आयन से जुड़े होते हैं, उसको हम केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए कार्बोनिल CO जो होते हैं, इसको कार्बोनिल कहते हैं। ये आपके लिगेंड होते हैं, और ये जुड़े किससे होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू निकेल एटम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे निकेल एटम जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड जो हैं के रूप में होंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास जैसे Cl3NH3 का होल था, ये लिगेंड है, और ये CO सेंट्रल एटम कहलाएगा। सेंट्रल एटम हमेशा जो होता है लेफ्ट साइड मतलब जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद जितने भी होते हैं वो सब लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड का मतलब होता है जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ही कहा जाता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे आप, मैं फिर से वापस चलता हूँ, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए CO ये लिगेंड हो जाएंगे। NH3 और Cl2 ये भी आपके प्लेटन से जुड़े हुए ये लिगेंड्स हो जाएंगे। इस तरह से ये आपके लिगेंड्स हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं लिगेंड्स के टाइप्स। यहाँ पे लिखा मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। हिंदी में इसको एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। एक दंतुर का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं। यह केवल दाता परमाणु होते हैं, उसको हम एक दंतुर लिगेंड बोलते हैं, मोनोडेंटेट बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो फिर इसमें क्या होता है कि
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, जैसे NH3 में हमने वही बनाया है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे H2 में भी होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, कार्बन में भी होते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से मोनोडेंटेट होंगे क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे, तो ये मोनोडेंटेट है। दंती मतलब बाइडेंटेट लिगेंड्स में होते हैं, इसमें 2 एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। यहाँ पे N के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाते हैं तो बाइडेंटेट हो जाएगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो बाइडेंटेट हो जाएगा, इसको एरो से दिखाया गया यहाँ पे। फिर ऑक्सीलेट में यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ये लिखा है, इसको बाहर लिख के दिखाया गया है। एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन, टोटल 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे ये नेगेटिव चार्ज वाले होते इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकते हैं। ट्राइडेंटेट्स में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, एक नाइट्रोजन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये आपके ट्राइडेंटेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 टर्पिडिन्स होता है, इसमें 1 2 3 ये नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। फिर आपका टेट्राडेंटेट है इसमें से, इसमें आप देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और एसीटेट में नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव, तो 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा, चौथा, तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटाडेंटेट की। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे यहाँ पे, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, N2 तो टोटल 1 2 3 4 5 पेंटाडेंटेट 5 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। हेक्साडेंटेट EDT बेस्ट एग्जांपल होता है, इथाइलिन डाइमेटेड टेस्टिस पूरा नाम होता है यहाँ से। तो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो जाए। इस तरह से ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हो जाते हैं। चलिए अब हम इसके बाद, ये बात हुई आपके लिगेंड के टाइप्स की। चलिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, आगे हम फिर से एक नया वीडियो आपको देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।